नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद दीपक पर। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का भाग 1। और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है इंडिया जो कि भारत है, या इंडिया दैट इज़ भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। यानी आपका जो इंडिया है उसके दो आधिकारिक नाम यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे मैंने नीचे मेंशन भी किया है। एक आपका भारत है, एक इंडिया है। वैसे आप अपना देश है, प्यार में हिंदुस्तान कहिए, जम्बू द्वीप कहिए, आर्यव्रत कहिए, जो आपका मन करे वो कहिए, लेकिन आधिकारिक तौर पर आपके देश के दो नाम हैं, इंडिया दैट इज़ भारत, एंड राज्यों का संघ होगा। यानी कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ दी स्टेट्स है, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है आपके लिए। और इसका राज्य क्षेत्र क्या क्या है इसमें ये दिखाया गया है। पहला आर्टिकल आपकी दो ही चीज़ों को मेंशन करता है। पहला, भारत का नाम क्या है, दूसरा इसका राज्य क्षेत्र क्या है। राज्य का क्षेत्र यानी आपके जितने भी स्टेट्स हैं उनके क्षेत्र, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। फिर आपकी यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र, और अन्य वे क्षेत्र जिनको इंडिया एक्वायर करेगा। तो भाई बोल दो पाकिस्तान को कि हमने आर्टिकल डाल रखा है, जब हमारा मन करेगा तब हम उसको भी एक्वायर कर लेंगे, अपने अंदर शामिल कर लेंगे। उसको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए आर्टिकल, वरना बार बार वो जो दिक्कतें पैदा करता है उसको हानिकारक हो सकता है। अब आपके लिए भारत का राज्य क्षेत्र इसमें है क्या क्या। पहला आपसे पूछेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में आपका केवल और केवल टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स आएगा, ना कि यूनियन टेरिटरी। जब आपसे पूछे भारत के संघ का, सॉरी भारत का राज्य क्षेत्र क्या क्या है, तो इसमें तीनों आएंगे जो मैंने अभी मेंशन किए हैं। संघ का राज्य क्षेत्र, संघ का राज्य क्षेत्र, राज्यों का राज्य क्षेत्र, और वे क्षेत्र जिनको भारत अधिकृत करेगा या एक्वायर करेगा अपने किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है संघ, इसका मतलब क्या है। संघ का मतलब है, अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के शब्दों में बात करूं तो यूनियन है आपका, इंडिया फेडरेशन नहीं है। वो कहते हैं इंडिया इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। नो राइट टू सीड, और किसी भी क्षेत्र को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था, चाहे कोई मांगे आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, कश्मीर में गोला बारूद इतना भर देंगे, वहाँ लोग रहे न रहें, वो भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता। फिर है आपका, उन्होंने जो तीसरी बात कही थी, संविधान के माध्यम से हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो राज्यों में बटा होगा, जो राज्य होंगे उसमें जो संघ के रूप में होंगे, उनका उद्देश्य केवल और केवल प्रशासनिक होगा। हमारा उद्देश्य किसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब प्रतिपूर्ति नहीं है। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि आए राज्य अलग अलग है, उनके बीच में हमने समझौता कर लिया। और आपकी जो ये चीज़ है ये आपकी कनाडा के संविधान से प्रेरित है, क्योंकि दोनों में फ़र्क है, एक यूएसए का संघ और एक हमारा संघ। हमारा संघ क्या है, कोई भी राज्य टूट करके अलग नहीं हो सकता, जबकि 1776 से 1780 के बीच में आपकी 13 कॉलोनी अमेरिका की जब बैठ के डिस्कशन कर रही थी, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और तब जाके अमेरिका स्टेट बना था, एक अमेरिका एक देश बना था, यानी अलग अलग राज्य उसके अंदर आए थे। बट इंडिया पहले खुद में एक है, फिर अपने हिसाब से वो राज्य बनाता है, इसलिए कहते हैं भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर है आपका, भारत ने अधिग्रहण किया है नहीं किया, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। भारत ने सिक्किम 1974 में अधिग्रहित किया है, आपको पता है। 1961 में हमने पुर्तगालियों से गोवा छुड़वाया है, ये आपके लिए मैंने खालिस्तान छोड़ दिया, इसको आप फिल करेंगे, आपको पता होना चाहिए। और पांडिचारी को हमने 1954 में अधिग्रहित किया। ये सब आपका मैंने वो एरिया बता दिया। जैसे आपके पास इंडिया है तो इंडिया कौन कौन से क्षेत्र है। पहला आपके पास राज्य क्षेत्र मैंने बता ही दिया, केवल राज्य शामिल है इसमें संघीय भारत की बात करें तो। फिर अगर हम टेरिटरी ऑफ द इंडिया की बात करें, यानी भारत के राज्य क्षेत्र की बात करें, तो उसमें स्टेट, यूटी और एक्वायर टेरिटरी पूरी की पूरी शामिल होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन यानी प्रवेश, एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट है कानून के द्वारा एडमिट कर सकती है, प्रवेश दे सकती है नए राज्यों को। नए राज्य का प्रवेश कैसे, 1974 में आपका जो सिक्किम था वो भारत से बाहर था, लेकिन उसको प्रवेश दिया गया, हमने ऐड कर लिया।
दूसरा, नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण का यहाँ मतलब होगा कि आपका जैसे ये, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, आपका जैसे मैं एक मैप बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, इंडिया का मैप, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। जो ये आपका इंडिया का मैप है, इसके अंदर मान लीजिए ये वाला क्षेत्र है कोई, तो इसमें से कोई स्टेट बनाना है। तो यहाँ पे हम नए राज्यों का निर्माण कर रहे हैं यहाँ की। और जब हमने सिक्किम को ऐड किया था, तो सिक्किम को हमने ऐड किया था, एडमिशन दिया था, ना कि इसको क्रिएट किया था। दोनों में फ़र्क है। तो आपको अगर कोई पूछे भारत किस अनुच्छेद के तहत किसी किसी बाहर के भाग को इंडिया में एंट्री दे सकता है, तो अनुच्छेद 2 का सहारा लेता है इंडिया। प्रवेश, एंट्री, फॉरेन टेरिटरी की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, भारत के अंदर ही। अनुच्छेद 3 की हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, संसद कानून के द्वारा कर सकती है, नई स्टेट का निर्माण कर सकती है, किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है, किसी स्टेट का एरिया कम कर सकती है, बाउंड्री को इधर से उधर से इधर कर सकती है, और स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। इवन के किसी स्टेट को अपना नाम चेंज करने का अधिकार भी नहीं है। सीमा परिवर्तन भी करना है तो आपको पार्लियामेंट को प्रपोजल भेजना होता है। पार्लियामेंट की मर्जी है वो करे या ना करे। इसकी प्रोसेस मैं पूरी आपको अभी बता देता हूँ। जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया, उड़ीसा का नाम उड़ीसा किया गया, उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया। इसके पीछे जो कानून आया था वो संसद लेके आई थी। ये मैंने आपके लिए सिटी का नाम कैसे चेंज होता है वो डाल दिया है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। अब मैं वो प्रक्रिया बताता हूँ जैसे राज्यों का निर्माण होता है। मान लीजिए कल को हमारे होम मिनिस्टर जी के मन में आए, भाई उत्तर प्रदेश को हरियाणा और हरियाणा को उत्तर प्रदेश करना है, इसका नाम चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, वो एक रिकमेंडेशन भेजेगी आपकी राष्ट्रपति के पास में। पहला स्टेप ये होगा। फिर राष्ट्रपति जी उसको दोनों राज्यों के पास में भेजेंगे। पहले हरियाणा के पास में प्रपोजल भेजेंगे और फिर उत्तर प्रदेश के पास में कि आपके राज्यों के नाम चेंज किए जा रहे हैं, या एक स्टेट का भी ऐसा हो सकता है उसका भी नाम हरियाणा करना हो बस। फिर आपके जो संबंधित राज्य है उसकी जो विधानसभा है वो अपनी राय देगी और वो राय राष्ट्रपति के पास जाएगी। अब ये राय कितने दिन में देनी है, इसके लिए राष्ट्रपति दिन तय कर सकते हैं। संविधान में ऐसा कोई मतलब टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। फिर वो आपका जो वहाँ से रिकमेंड होके जो बिल आया था, तो अब वो जाएगा तो लोकसभा या तो राज्यसभा। अगर लोकसभा गया तो वो राज्यसभा जाएगा फिर, और राज्यसभा की स्वीकृति के साथ भी आपका फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति फिर उसको सहमति दे देंगे और आपके राज्य का नाम चेंज हो जाएगा। या फिर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में से कोई अलग राज्य बनाना है, तो वही प्रक्रिया होगी। पहले क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जी की सिफारिश के बाद में वो जाएगा आपके संबंधित राज्य को। राज्य की जो भी मतलब ओपिनियन आएगी उसके बाद में हम बात करते हैं। तीसरा स्टेप होगा, राज्य उसको वापस भेज देगा, यस या नो, या जो भी उन्होंने ओपिनियन रखनी है वो। उसके बाद वो लोकसभा या राज्यसभा जाएगा, फिर वहाँ से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति अल्टीमेटली उसको सलाह दे देंगे और आपकी भारत की भूमि पर एक नया स्टेट उभर के आएगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे राज्य की ओपिनियन ये बाइंडिंग नहीं है, ये केवल लोकतांत्रिक सहमति का तरीका है। मान लीजिए स्टेट मना कर दे तो भी पार्लियामेंट की मर्जी है। मान लीजिए स्टेट यस कर दे और पार्लियामेंट को मन बदल गया पार्लियामेंट का, तो भी वो चेंज कर सकते हैं, मर्जी है उनकी। ये भी तो हो सकता है भाई वो 2 ज़िले इधर उधर कहने की कहते भाई जो आपके हरियाणा का फरीदाबाद का ज़िला है इसको उत्तर प्रदेश में कर दिया, मथुरा वाला हमारे यहाँ हरियाणा में ऐड कर दीजिए। तो इस वाले क्षेत्र को आप क्या कर सकते हो, फिर वो जो ओपिनियन आई है यस नो में नहीं है बल्कि कुछ अलग ओपिनियन आई है, वो भी मर्जी है पार्लियामेंट की मानने या ना मानने। और क्योंकि साधारण बिल है, सिंपल आपका मतलब ऑर्डिनरी बिल है, तो आप इसको साधारण बहुमत से ही पारित करेंगे। यानी प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले जितने सदस्य हैं उनका 50% से एक ज़्यादा। जैसे मान लीजिए उस दिन 100 सदस्य आए थे लोकसभा में, आपके 51 सदस्यों ने यस कर दी, तो आपका ये बिल पारित माना जाएगा। एक स्टेटमेंट मैंने आगे लिखी है इंडिया की रियलिटी जो आपको बताएगी। इंडिया इज़ एन इंडस्ट्रियल स्टेट या इंडिया इज़ एन इंडस्ट्रियल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिव स्टेट्स, यानी कि भारत विनाशित राज्यों का अविनाशित संघ है। जब चाहे पार्लियामेंट किसी भी राज्य को जब चाहे चेंज कर सकती है, जब चाहे उसकी टेरिटरी चेंज कर सकती है, जब चाहे उसका नाम चेंज कर सकती है, और जब चाहे उस राज्य का पूरा यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट भी कर सकती है, जैसे 2019 में आपका जम्मू कश्मीर का किया भी गया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ,
इसमें कहीं भी भारत के पास में, जैसे मैंने बताया, कोई बाहर से एंट्री करनी है आपके इंडिया में किसी स्टेट की, तो आर्टिकल 2 का हम यूज़ कर लेंगे। बट अगर आपने अपनी टेरिटरी सीड करनी है किसी को, अपनी टेरिटरी देनी है किसी को, विदेशी राष्ट्र को देनी है, तो आपके पास में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑर्डर दिया था। उस ऑर्डर में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ ए स्टेट अंडर आर्टिकल 3 नॉट कवर सेसेशन या त्याग। जैसे मैंने पीछे बताया था, पार्लियामेंट आपकी किसी स्टेट का एरिया चेंज कर सकती है, बट उस एरिया को चेंज करके वो आपके देश के अंदर ही रखेगी, उसको बाहर नहीं दे सकती किसी को। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश के साथ में हमारा डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट, और बंगाल में बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, हमने सुधारने के लिए कुछ कोशिश की, तो वो मैटर आपका आर्टिकल 3 में कवर नहीं होगा। इसके लिए जैसे लिखा भी है यहाँ पे, मैंने मेंशन किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्य को क्षेत्र में कमी करने का अधिकार केवल भारतीय सीमा के अंदर ही है, यानी आप विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कर सकते हैं। संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए अपना भूभाग किसी विदेशी राष्ट्र को नहीं दे सकती। अब मान लीजिए हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट है बांग्लादेश के साथ, हम विवाद कैसे सुलझाएं? तो फिर संसद के पास में ऑप्शन क्या है? जैसे 2015 में मैंने सुधारा भी है, लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट हमने किया था अपने बांग्लादेश के साथ में। तो ऐसा संसद कैसे करेगी? केवल और केवल संविधान संशोधन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएगी। पार्लियामेंट कैन डू ओनली थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के माध्यम से कर सकती है। और दूसरा, अगर आपने दूसरे देश को अपनी कुछ टेरिटरी, कुछ एरिया देना है, तो उसका सोल पर्पज़ होना चाहिए बाउंड्री डिस्प्यूट, यानी कि आपके दोनों देशों के बीच में विवाद है किस चीज़ को लेकर के? आपके दोनों देशों के बीच में विवाद है सीमा को लेकर के, बाउंड्री को लेकर के, तो ही आप वो संशोधन करके उसको कुछ टेरिटरी दे सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि गिफ्ट के रूप में भाई हमने दे दिया, कल हमारा मन है, अब हम कुछ टॉफियाँ बांट रहे थे और वहाँ हमारे किसी मंत्री जी ने संविधान संशोधन पारित करवा लिया और गिफ्ट दे दी कुछ ज़मीन। ऐसा नहीं होगा, आप केवल कर सकते हैं बाउंड्री डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट है, और ये कहा किस किस केस में गया था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहला आया था आपका रे बैरोबेरियन यूनियन केस, रे बैरोबेरियन यूनियन केस था ये, बैरोबारी का। इसमें 1960 में ये बातें कही थी सुप्रीम कोर्ट जी ने। और फिर आपका ईश्वर भाई पटेल भाई मदन जो एक केस है 1969 का केस आया था, उसमें ये था, ये चीज़ स्पष्ट की गई, अगर आप सीमा सुलझा रहे हैं, यानी विवाद है, आपको कुछ किसी विदेश के साथ में डिस्प्यूट है, उसको आप सुलझा रहे हैं, उसको सोल्व कर रहे हैं, लेकिन आपने किसी भूभाग का त्याग नहीं किया है, तो आपको, यानी आपने टेरिटरी कोई सीड नहीं की है, अपनी टेरिटरी किसी दूसरे देश को नहीं दी है, तो आपको संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए किसी देश से एरिया लेना है कुछ, फिर तो मैंने बताया था पीछे आपको, इंडिया एक्वायर कर सकता है आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 के प्रोविज़न के अनुसार। ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो 2019 में हमारी पार्लियामेंट लेके आई थी। उसमें क्या किया गया, स्पेशल स्टेटस था जो विदेश दर्जा, उसको स्क्रैप डाउन कर दिया गया, स्टेटहुड उसका छीन लिया गया, स्टेटहुड ख़त्म कर दिया गया, और 2 यूटी में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। और इस मामले में फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेट कैन बी कन्वर्ट इनटू यूटी और बाई पार्लियामेंट, आर्टिकल 3 जो उसके पास में मैंने बताया ना डिमिनिश कर सकती है एरिया को, तो उसी के अंडर में ये पावर है कि अगर वो चाहे तो किसी स्टेट को यूटी में और यूटी को स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी यही आया है। लेकिन आपका जो आर्टिकल 4 है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें है क्या, देखो, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को ध्यान में रखते हुए, या उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए कानूनों के माध्यम से आपकी फर्स्ट में और फोर्थ में, पहली और चौथी अनुसूची में कुछ बदलाव करने होंगे। लेकिन ये संविधान में बदलाव के बावजूद इसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको, मान लीजिए आपकी ये आर्टिकल 1 की लिस्ट है, वो शेड्यूल 1 है ये, और ये आपकी शेड्यूल 4 है। शेड्यूल 4 में आपकी राज्यसभा की सदस्यता की सीटें हैं, भाई किस स्टेट के पास कितनी सीटें होंगी, और यहाँ पे राज्यों के नाम हैं। जब आप नाम चेंज करोगे, जब आप उनकी बाउंड्री चेंज करोगे, तो राज्यसभा सदस्य की ऑटोमेटिक भी सीटें भी कम होगी या ज़्यादा होगी। इसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा, यस, और इसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा, यस। संविधान में चेंज हो रहा है, यस, लेकिन इस संविधान चेंज को
आप अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने पीछे बताया भी है, इसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है, साधारण बहुमत की, जैसे लिखा भी है यहाँ पे। एनी लॉ लेजिस्लेचर जो पास करेगा अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 शैल कंटेन प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पार्लियामेंट में बी डीम्ड नेसेसरी, it not be deemed to an amendment of the constitution as stated under article 368। जैसे 368 का संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत, संविधान में चेंज हमने किया है, राज्यों के नाम हमने चेंज किए हैं, राज्यसभा की सीटें हमने चेंज की है, उसके बावजूद इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये अनुच्छेद 4 स्पष्ट रूप से कहता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास में 552 से प्लस रियासतें थी, यानी ऐसे क्षेत्र थे जिनके ऊपर कंट्रोल किसका था, राजा का था। देखो ये मान लीजिए पूरा इंडिया है, इसके अंदर ये छोटे छोटे राज्य है और ये कुछ रियासतें हैं, इन रियासतों के ऊपर राजा है और राजा के ऊपर अंग्रेज थे। अब जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो ये क्या हो गए, दोबारा से एक किस्म से आपकी जो रियासतें थी वो आज़ाद हो गई। अब उनके पास में अंग्रेज़ों ने ऑप्शन छोड़े 3। पहला, वो स्वतंत्र बने रहें, यानी कोई रियासत आपकी स्वतंत्र बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और तीसरा, वो इंडिया में शामिल हो जाए। मान लीजिए वो पाकिस्तान में शामिल होगी तो साइड वाली ठीक है, चलो गया, कोई बात नहीं। भारत में शामिल होगी तो हमारा देश ही बन गया। लेकिन अगर वो स्वतंत्र रहना स्वीकार करे, जैसे जम्मू कश्मीर ने शुरू में किया था, तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए हमारे सरदार पटेल जी ने, वीपी मेनन जी की टीम ने 3 स्टेट्स को छोड़ करके शुरू में और सब रियासतों को मना लिया और उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। वो 3 रियासतें जो रह गई थी वो कौन कौन सी थी, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़, एक जम्मू कश्मीर। लेकिन 1950 से पहले फिर इन्हें भी शामिल कर लिया गया। हैदराबाद के ऊपर पुलिस कार्रवाई, जम्मू कश्मीर में आपने पता ही हरि सिंह जी के साथ में समझौता हो गया, और जूनागढ़ में हमने रेफरेंडम करवाया था, प्लेबिसाइट करवाया था, जनमत संग्रह करवाया था। फिर अब जब सारे के सारे स्टेट आपके अंडर आ गए, आपका देश बन गया, तो भारत के सामने समस्या थी रीऑर्गेनाइजेशन, भारत का पुनर्निर्माण कैसे करें, स्टेट्स कैसे बनाएं। अंग्रेजों ने स्टेट्स बना रखे थे, उनका लक्ष्य केवल शोषण था। मान लीजिए उन्होंने पंजाब बनाया और हरियाणा के साथ में उनकी बाउंड्री थी, तो हरियाणा को ऐड कर दिया ताकि यहाँ से जो भी फसल हो तो सीधे पंजाब, पंजाब से फिर पाकिस्तान से होते हुए आप अरब तट से बाहर पहुँचा दो। कुछ भी उनका उद्देश्य था तो केवल और केवल एक्सप्लॉइटेशन था उनका उद्देश्य, उनका टारगेट जन कल्याण, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी नहीं था। लेकिन अगर भारत आज़ाद हुआ तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी करना पड़ेगा। अब भारत के पास में क्या ऑप्शन है, वो स्टेट कैसे बनाए। इसके लिए क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी से पहले लोगों से वादा भी किया था कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके धर्म की पहचान वैसी की वैसी रहेगी, तभी वो भारत में खुद को आज़ाद समझ पाएंगे। ऐसी कुछ थिंकिंग पहले डेवलप हो चुकी थी। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए कि भारत में राज्य कैसे बनाया जाए, एक समिति बनाई गई, एस.के. धर समिति, एस.के. धर आयोग भी बोलते हैं इसको। लेकिन उसने पता क्या कहा कि आपका प्रशासनिक सुधार या एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस होना चाहिए राज्य बनाने का आधार, यानी आपने राज्य बनाना तो देखना है प्रशासनिक सुविधा है या नहीं है, बल्कि भाषा के आधार पे आप राज्य नहीं बनाओगे। फिर हमारी एक जेवीपी समिति बनती है। अब जेवीपी में कौन कौन थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने इसके नाम बताने हैं, डायरेक्ट नाम पूछ लेते हैं। जेवीपी समिति 1949 में कौन कौन सदस्य शामिल थे। तो इन्होंने 3 प्रोमिनेंट हमारे लीडर थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। इन्होंने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे, जबकि प्रशासनिक सुविधा को मेन मुद्दा बनाया जाएगा। मान लीजिए हरियाणा से पंजाब को अलग किया गया है, अब वो भाषा के आधार पे है, लेकिन उस समय पे जो उनकी सोच थी वो ये थी कि अगर हम किसी स्टेट को अलग करेंगे तो उसका लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि कैसे भी करके प्रशासनिक सुविधा हो, वहाँ प्रशासन ठीक चले। भाई हिंदी पंजाबी में समस्या आ रही है, उन्होंने सोचा, मान लीजिए उस समय अगर वो बनाते हरियाणा तो उनकी सोच क्या होती, भाई हिंदी अलग है, पंजाबी अलग है, और इसमें प्रशासनिक सुविधा के कारण समस्याएं आ रही है। भाई प्रशासनिक सुविधा नहीं हो पा रही है, आपस में लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो प्रशासन है वो ठीक नहीं चल रहा, तो वो अलग करते केवल और केवल किस आधार पे, प्रशासन के आधार पे। बट हमारा स्टेट किस आधार पे बना है, या कोई भी स्टेट है जो आपके भाषा के आधार पे बनाए गए हैं। इस चीज़ से शुरू में हमारे फ्रीडम फाइटर डर रहे थे, क्योंकि उसके पीछे फियर था, डर था। डर क्या था, पहले ही हमारा देश रिलीजियस के बेस पे, धर्म के आधार पे टूट चुका था, इसलिए उनको शक था या उनको डर था कि अगर हमने कहीं भाषा के आधार पे राज्य बनाने की कोशिश की तो भारत टूट ना जाए, बिखर ना जाए।
लेकिन मद्रास से तेलुगु भाषी प्रांत अलग करने की मांग, आंध्र प्रदेश राज्य की मांग जो उठी हुई थी पोटी श्रीरामुलु जी के नेतृत्व में, बट देयर वाज ए ह्यूज प्रोटेस्ट फॉर न्यू स्टेट, तेलुगु स्पीकिंग जो पीपल थे वो कर रहे थे। इस बीच में आपके देखो दोनों समितियां बन चुकी है, दोनों ने मानना है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, लेकिन 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में जो हमारे पोटी श्रीरामुलु जी थे इनकी डेथ हो गई, और इनके बाद में जो भारत में दंगे हुए, भारत में जो वायलेंस हुई, उस वायलेंस को देखते हुए अपने प्राइम मिनिस्टर जी जो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कहा था कि अगर भारत ने इस समस्या को नहीं सुलझाया तो भारत आपके गृह युद्ध की आग में जल उठेगा। इसी कारण फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हमारा कंसेप्ट है वो कैसे रह जाएगा अगर भारत में हम विविधता के आधार पर लड़ना शुरू कर देंगे। तो भारत ने फिर कैसे भी करके उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश को फर्स्ट स्टेट के रूप में अनाउंस कर दिया। किस आधार पे? लिंग्विस्टिक बेस पे, भाषा के आधार पे। यानी अब हमारा राज्य जो पहला बना था भाषा के आधार पे वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। अब ये समस्याएं देखो, गुजरात गुजराती है, मराठा महाराष्ट्र है, कन्नड़ कर्नाटक है। जब आपने आंध्र प्रदेश की मांग मान ली भाषा के आधार पे तो अब नॉर्मल सी बात है भाई, और जितने हैं वो भी डिमांड करेंगे। उन्होंने जब डिमांड की और डिमांड ज़्यादा होने लगी तो फजल अली आयोग बनाया गया, एक फजल अली कमीशन 1953 में। 1955 में अपनी रिपोर्ट देता है, इसमें 3 सदस्य थे, वो नाम मैंने लिख दिए साइड में, आप याद कर लेना, HN कुंजरू, KM पणिकर, फजल अली, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। तो उन्होंने कहा आपके राज्य बनाने के आधार क्या होंगे? सबसे पहले उन्होंने कहा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, यानी संस्कृति और भाषाई आधार हो सकता है, उन्होंने कहा हो सकता है। फिर कहा स्ट्रेंथ, यूनिटी, सिक्योरिटी, यानी आप कोई भी राज्य ऐसा नहीं बनाएंगे जिससे आपकी देश को खतरा पहुंचे, देश की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचे। आपकी सिक्योरिटी सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, वो जो स्टेट आप बनाओगे वो फाइनेंशियली इकोनॉमिक होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए स्टेट जिसको आप बनाओगे। क्यों? ऐसा ना हो भाई आपने स्टेट बना दिया और वो तीसरे दिन अपना कटोरा उठा के अपना पैसे की डिमांड के लिए फिर सेंटर के पास में, सेंटर ने कुछ पैसे दे दिए फिर सेंटर के पास में, जैसे लद्दाख की जो मांग उठ रही है कि हमने अलग स्टेट चाहिए। भाई इकोनॉमी वायबल नहीं है ये स्टेट, अगर बन भी जाता दिक्कत पता क्या आएगी? मान लीजिए इनके पास में अपने खूब सारे पहाड़ हैं, टूरिस्ट से पैसा कमा रहे हैं, और वो भी कुल 6 या 4 महीने का होता है, फिर कुछ टाइम के लिए इनके जो रूट है वो बंद हो जाते हैं। अब ये स्टेट कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा? इसके पास में पैसा ही नहीं है, तो बार बार इसको जाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो ये थोड़ी सी लॉजिकल डिमांड नहीं है। बाकी चलो ठीक है, वो गवर्नमेंट का काम है, लॉजिकल है या नहीं वो चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, जन कल्याण मांग करना। आपका देखो कोई भी स्टेट की डिमांड करो, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आपका पॉलिटिकल राइट है, मांगो। अब देना ना देना, ये फजल अली जो कमीशन है इसकी 4 रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई थी मेन उन बातों का मैंने बताया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जन कल्याण उद्देश्य होना चाहिए, पॉलिटिकल हमारा उद्देश्य नहीं है। यानी आपने अलग स्टेट बनाया है तो उसका उद्देश्य जन कल्याण है। जैसे आंध्र प्रदेश से आपने तेलंगाना बनाया है 2014 में, जो तेलंगाना आपने बनाया है दोनों में लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु। बट अलग क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र का विकास तो ज़्यादा हो गया, एक क्षेत्र का कम, यानी जन कल्याण की अवधारणा वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही थी। इसलिए हमने क्या किया, फिर 2014 में हमारी पार्लियामेंट ने तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया था। ठीक है, और वही मैंने बताया, जैसे सबसे पहले एक रिकमेंडेशन आएगी प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट भेजेंगे आंध्र प्रदेश के पास में, उसमें भेजा भी, आंध्र प्रदेश ने मना भी कर दिया, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट ने क्या किया, लोकसभा से पारित करवाया, राज्यसभा से पारित करवाया, हमारा एक नया स्टेट बना दिया था। ठीक है, तेलंगाना। लेकिन कुछ भी हो, एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। यानी कि पंजाब में हिंदी भाषी रह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में पंजाबी भाषी रह सकते हैं, कन्नड़ में हिंदी भाषी, कर्नाटक में हिंदी भाषी रह सकते हैं, मराठी भाषी रह सकते हैं। ये बात ठीक है कि हम भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं, वित्तीय स्थिरता होनी चाहिए, 4 जो शर्तें मैंने बताई वो होनी चाहिए, लेकिन केवल एक राज्य एक भाषा ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होगा। क्यों? इससे देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंच सकती थी। हमने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाना एक्सेप्ट कर लिया है, बट एक स्टेट एक भाषा ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया है।
इसका आधार पे अगर ऐसा होता तो ये होता भाई पंजाब में केवल पंजाबी अलाउड, हिंदी नहीं होती, और राजस्थान में केवल राजस्थानी अलाउड होती, गुजरात में केवल गुजराती, उसके बावजूद वहाँ पे गुजराती है, मराठी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है। जो आपका मन करे, जिस लैंग्वेज का आपका मन करे, उस आधार पे आप वहाँ रह सकते हैं। हमने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वन स्टेट वन लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा ये पॉइंट। फिर जब फजल अली कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो संसद ने क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित कर दिया और आपकी जो ABCD ऐसे स्टेट की कैटेगराइजेशन था उसको रोक दिया, कैंसिल कर दिया, और फिर 14 नए स्टेट बनाए और 6 फिर यूटी हमारे सामने आए थे, और आज हमारे पास में 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं। और हम देख लेते हैं स्टेट फॉर्मेशन हमने कब कब की है। मैंने एक कोड बना दिया आपके लिए एक सुविधा के लिए। सबसे पहले 1960 में बनेंगे महाराष्ट्र और गुजरात, 3 साल बाद नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला स्टेट है। 3 साल बाद 66 में हरियाणा और पंजाब, 66 और 6 72 में आपका मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। फिर 2 साल बाद आपका 74 में सिक्किम का हमने क्या किया था, अधिग्रहण किया था, एक्वायर किया था सिक्किम को। फिर 13 साल बाद आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, और फिर 13 साल बाद आपका उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये स्टेट बनाए गए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो में पूरे के पूरे नोट्स आपके लिए विद कंसेप्ट थोड़ी सी रीडिंग करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। जो मैंने आपको एक कंटेंट दिया है ये आपके प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल तक आपको खूब हेल्प करेगा, चाहे आप स्टेट पीसीस का मेंस क्यों ना दे रहे हो। एसएससी, सीजीएल, एसएससी के लिए तो ये रामबाण है। सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ में भी आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।